चलो कल कहाँ तक बताया था बेटा? वही वेव फ्रंट बताया जाता था तीनों लोग। वेव फ्रंट हो गया था। ठीक, देखो सेकेंड पेज से पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट उसके ऊपर वाला भी लिखिए डायग्राम। ईच वाला ईच पॉइंट बोला गया बेटा जो वेव फ्रंट होते हैं ना, जो क्या है आपका वेव फ्रंट है, अभी उधर बैठ जाए बेटा थोड़ा ठंडा जाता है। जो वेव फ्रंट आपका है, हम ही लोग गर्मी झेले हैं। देखो सेकंड पेज पे आपका पहला पॉइंट स्टेटमेंट है ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट। ठीक, अच्छा सूख जाएगा तो पानी आप लोग तो नहीं गिराए हैं? हैं? पानी आप लोग नहीं गिराए ना? तो ऐसे कृति आप लोगों से अपेक्षित नहीं है, आप लोग मत करिएगा। जिसमें क्रिया हो उसकी बात अलग। बट विद्यालय क्या होता था? मंदिर माना जाता है, और हमारे यहाँ मंदिर की दुर्दशा क्या मानी जाती है, मतलब जहाँ से ज़िंदगी बदलती है उसे लोग उपेक्षित कर दिए हैं, और जहाँ से ज़िंदगी बर्बाद होती है उसे लोग बंद कर दिए हैं। उसको मानते हैं। ठीक, यही स्वामी विवेकानंद जी की जो है प्रेम में मतलब सीते में लिखेंगे और किताबें और कहीं भी। चलिए देखिए बेटा, तो देख लिया पहला स्टेटमेंट है, बातें नहीं जी ऑन कर देता। बोला कि एज पॉइंट आने वेव फ्रंट आपको कल बताया गया था बेटा, आपको स्टार्ट किया गया था क्या वेव ऑप्टिक्स। उसमें आपको टाइप ऑफ जो डिफरेंट हमारे क्या थ्योरीज दी गई हैं लाइट प्रोपोगेशन के लिए, वो कल एक्सप्लेन कर दी गई थी। ठीक है, आगे आपको वेव फ्रंट बता दिया था। एक बात सुन लीजिए जो लोग नहीं रहे हों वेव फ्रंट के लिए। देखो वेव फ्रंट आपका होता है बेटा किसी भी वो लोकस, किसी भी सोर्स के सराउंडिंग का वो लोकस जिसके सारे पॉइंट्स सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अगर हम स्टेटमेंट होता है लोकस ऑफ ऑल पार्ट ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज आर कॉल्ड क्या वेव फ्रंट। मतलब उस लोकस पे जिसके सारे पार्टिकल क्या हो सेम फेज में आपके वाइब्रेट होते हैं, उन्हीं को टर्म देते बेटा हम लोग क्या कहते हैं वेव फ्रंट कह लेते हैं। वेव फ्रंट के लिए आपको कल कई टाइप्स के बेसिकली बताया गया था। अगर सोर्सेज हमारे पॉइंट शेप के होते हैं, कैसे होते हैं पॉइंट शेप के थे, तो उस केस में हमारा जो वेव फ्रंट था वो आपका स्फेरिकल था। ऐसा था पॉइंट शेप के जो वेव फ्रंट होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। जैसे कल आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपका सोर्स पॉइंट शेप है तो वेव फ्रंट जो होता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही स्फीयर ड्रा होगा, जितने इनफाइनाइट नंबर आप स्फीयर ड्रा करेंगे उस स्फीयर के वो सेंट्रिक स्फीयर मतलब सेंटर आपका सोर्स है, वो सेंट्रिक स्फीयर जितने भी आप ड्रा करेंगे उस सरफेस पे किसी पर्टिकुलर स्फीयर के सरफेस के सारे पॉइंट सेम फेज पे क्या करेंगे वाइब्रेट करेंगे, तो उसी को हम लोग वेव फ्रंट कह लेते हैं। क्या कहते हैं बेटा वेव फ्रंट। जैसे कि मान लो आपने क्या किया सरफेस ड्रा किया, इसके जितने भी पार्टिकल इस पॉइंट पे लाई करेंगे, सरफेस पे लाई करेंगे, लोकस पे लाई करेंगे, वो सारे के सारे बेटा सेम फेज में होते हैं। ठीक, इसे कह दिया था आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या कह दिया था आपने स्फेरिकल वेव फ्रंट आपने कहा था। ठीक, पॉइंट सोर्सेज से जो वेव फ्रंट फॉर्म होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, उसे नाम देते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट कहा जाता है। ठीक, दूसरा आपने कहा था सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर सोर्स हमारा लाइन है, जो लाइन सोर्सेज हमारे बनते हैं उनसे जो वेव फ्रंट ऑपरेट होते हैं हम लोग क्या लेते हैं क्या कैसा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। मतलब अगर सोर्स आपका लाइन है उसके सराउंडिंग जितने भी हम लोग सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रा करेंगे उनके सारे पार्टिकल जो भी इसको लाई करेंगे वो सेम फेज में उनका वाइब्रेट होंगे। क्या होंगे वो सेम फेज में आपके वाइब्रेट होंगे। तो उस कंडीशन में उसे हम लोग क्या लेते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और तीसरा आपको कल बताया गया था कि अगर सोर्स हमारा इनफाइनाइट पे, जो लाइट सेंसर कहाँ पे आपका इनफाइनाइट पे लाई जाता है, तो इनफाइनाइट से जो आने वाली हमारी रे होंगी ठीक है वो आपस में पैरेलल होती है, और जब पैरेलल होती है तो उस पर बनने वाला जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करती है। कैसे
प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करती है ये स्फेरिकल से स्फेरिकल बोला था आपने स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसे बोला आपने क्या सिलेंड्रिकल, कैसा हो गया बेटा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन हो गया। ये लाइन सोर्स है, कैसा सोर्स है लाइन सोर्स हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे ट्यूबलाइट आप एग्जाम कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट सोर्स है, कैसा है पॉइंट सोर्स से जब आपने बनाया तो आपने कहा स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होगा, लाइन सोर्स से हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। ठीक वेव फ्रंट क्या होता है दैट मींस द सरफेस आर क्या पार्टिकल लाई ऑन दैट सरफेस विल बी वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। ठीक है, द सेम फेस में वाइब्रेट हो रहा है तो उस सरफेस का हम लोग कहते हैं उसका वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, जिस सरफेस पे ऐसे कंडीशन से क्या हो रही है एग्जिस्ट कर रही है। आगे क्या होता है हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपकी आ रही है, कैसे आ रही है पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपकी आ रही है। कौन सी लाइट आपकी आ रही है पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर हमारे आ रही है देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। उससे आप क्या कह रहे थे बेटा यहाँ पे जो आपके सरफेस यहाँ पे जो हम लोग क्या रखें सरफेस लेंगे वो प्लेन सरफेस हम लोग डिसाइड करते हैं। प्लेन से निकल रहा है क्या बोलेंगे क्या प्लेन क्या वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट तरंगा ब्लैक डार्क ऊर्जा पर ये भी बहुत ये कंडीशन तो प्लेन ऐसे रहेंगे सरफेस ऐसे हैं लेकिन ये प्लेन सरफेस मिलते हैं, इसी को हम नाम देते हैं क्या प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा प्लेन वेव फ्रंट का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये 3 टाइप के वेव फ्रंट हमारे फॉर्म होते हैं। अगर आपका सोर्स पॉइंट से क्या है उससे बनने वाला वेव फ्रंट जो होता है वो हम लोग कहते हैं कैसा सिलेंडर कैसा होगा स्फेरिकल होगा। अगर लाइन सोर्स होगा तो वहाँ पे सिलेंड्रिकल हमारा होगा। और अगर हमारा कैसा है प्लेन है प्लेन क्या है अगर सोर्सेज हमारे इनफाइनाइट पे हैं सीधा से लाइन जो आएंगे वो कैसे होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे और वो प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करती है। ठीक, नेक्स्ट आप देख लेंगे अगले पेज पे बोला गया था ईच पॉइंट सेकंड पेज पे आपको मिलेगा ईच पॉइंट आने वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। मतलब जो वेव फ्रंट का हम लोग पॉइंट लेते हैं कोई भी पॉइंट आप लेंगे वेव फ्रंट पे न्यू सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस नए एज ए सोर्स क्या करता है आपका काम करता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। अंडरलाइन कर लेंगे क्या नाम देंगे बेटा सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट एज स्फेरिकल सेकेंडरी वेव फ्रंट विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये दोबारा जो सेकेंडरी वेवलेट से आपके क्या हो रही है वेव रिलीज हो रही है। ठीक है, वो लाइट के वेलोसिटी से ही आगे क्या करेंगे प्रोपोगेट होती है। तो अगेन लाइट की वेलोसिटी से क्या होगा उनका प्रोपोगेशन होगा। तो कंडीशन आपकी होती है उसी को हम लोग कह लेते हैं जो सोर्स से नाम करें उसे सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे। और जो वहाँ से रिलीज होंगी आपकी ठीक स्प्रेड होंगी वो स्फेरिकल यानी सेकेंडरी जो आपका वेव फ्रंट है वो खुद लाइट के स्पीड से फिर वहाँ से क्या होगी इमिट्स होती है। मतलब इमिशन चाहे प्राइमरी से हो या सेकेंडरी से हो वो लाइट के स्पीड से ही क्या होगा आपका इमिट करता है। ठीक है, आगे आपका है आपने बताया गया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुन लीजिए बेटा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है आगे इसके बेस में हम लोग इंटेंसिटी वगैरह निकालते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट वेव की सुपरपोजिशन का मतलब क्या होते हैं अगर दो वेव ठीक है बोला जाता है व्हेन 2 और मोर देन 2 वेव्स क्या सुपर इम्पोज एक दूसरे के बराबर। इसको बढ़ा दो आप नीचे रखो। देखो बेटा आता है प्रिंसिपल ऑफ क्या सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग बात करते हैं कि अगर 2 और मोर देन 2 वेव्स आर प्रोपोगेटेड ठीक है इन सेम डायरेक्शन देन दे आर सुपर इम्पोज। उनके बीच में क्या होगा सुपर इम्पोजिशन होता है। तो जब सुपर इम्पोज करेंगे अगर किसी स्टेट पे बेटा फेस क्या है सेम है तब तो उस कंडीशन में क्या करेगा वहाँ पे उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होगा यानी कि नेट एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ जाता है। अगर अभी क्या होगा अपोजिट फेज में होंगे तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बने होगा और वहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या करेगी घट जाती है। ठीक, तो देख लीजिए
when two or more than two waves superimpose over each other, ठीक है, at a common क्या particle, ठीक, at a common particle of the medium, then the resultant displacement, जो resultant हमारा क्या होगा, displacement of the particle is equal to the vector sum of displacement, ठीक है, produced by the individual waves. That means आप डायग्राम में देख लो, अगर इधर दो वेव्स आपको दिए गए हैं, दोनों को क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है, अगर वो आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक। तो जब वहाँ पे आप सुपर इम्पोज करेंगे तो दो कंडीशन होगी, या तो आपका कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा, दूसरे पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा। अब कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, उसको देख लीजिए। जैसा मैंने लिया यहाँ पे एक वेव आपका ये है, इसका मान लो छोटा है, छोटा बड़ा सेकेंड हमने ले लिया, सेकेंड वेव हमारा ये है, इसके एम्पलीट्यूड को हमने A2 से दिखाते हैं, और थर्ड वेव जो है ये है, इसके एम्पलीट्यूड को हम लोग रिजल्टेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड। बेटा जब इनके बीच इंटरफेरेंस फर्स्ट और सेकेंड के बीच में होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, दोनों का क्या है, फेज सेम है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़, तो नेट एम्पलीट्यूड दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेक्टर सम के बराबर होता है। तो जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट और सेकेंड के कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं तो फर्स्ट एंड सेकेंड कौन होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड वेव का आपस में अगर आप क्या सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो होगी बढ़ जाएगी पहले से, क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएगी। और यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है A1 + A2, A1 + A2 के बराबर, या A1 + A2 के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर दोनों कंस्ट्रक्टिव कंडीशन में हैं, दोनों सेम फेज में हैं, तो उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के सामने क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर फर्स्ट और थर्ड का, फर्स्ट और थर्ड के बीच में सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, फर्स्ट एंड क्या थर्ड के बीच में A -A1, A1 - A3, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, A1 - A3, उस कंडीशन में देखो एक का फेज, ठीक है, और ये जस्ट इसका अपोजिट फेज 180 का फेज डिफरेंस है, माइनस, एक ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे 180 का आपका क्या है यहाँ पे फेज डिफरेंस है। और जब फेज डिफरेंस जब 180 का होगा तो कंडीशन ये वाला देखो एम्पलीट्यूड इसका ग्रेटर है, इसका स्मॉलर है, तो रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में मिलेगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा, ठीक। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर होता तो रिजल्टेंट क्या आ जाता, 0 आ जाता। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड आपस में बराबर होता तो रिजल्टेंट क्या आता, 0 आ जाता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन हमारे कैसे हैं, मुझे क्या है, दोनों के एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जिसकी लार्जर वैल्यू होगी उसकी डायरेक्शन में आपको मिलेगा, ठीक। तो रिजल्टेंट वैल्यू में हम फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा, ये गैस की वैल्यू लेते हैं A1 डिफरेंस कितना, A2 के बराबर, ठीक। मतलब यहाँ पे जो आपका सुपर इम्पोजिशन हो रहा है अपोजिट फेज में है, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या कर रही है, आपकी डिक्रीज कर रही है, यानी कि जिस पॉइंट पे वेव मीट करेंगे वहाँ पे क्या होगा, तो अपोजिट फेज में है, आउट ऑफ फेज उसी को टर्न दिया जाता है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू रिड्यूस हो गई, और ऊपर वाले जहाँ पे दोनों सेम फेज में था वहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों के सम के बराबर हुआ, दैट मीन्स क्या कर गए, इंक्रीज कर गए। तो एक हो गए, अगर मतलब इसमें तीसरे वाले में देखा जाए तो पहले वाले का वो ज़्यादा है, पहले वाले में से मान लो जी, अगर मतलब जिसका बड़ा रहेगा उसी में, हाँ जिसका बड़ा है, जिसके बीच में सुपर इम्पोजिशन क्या रहता है, 3 दिया ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हमारे A2 और A3 बराबर है, इनके बीच अगर शुरू में से फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में सुपर इम्पोजिशन हम दिखा रहे हैं, अगर आप सेकेंड और थर्ड के बीच में दिखाओगे तो ये दोनों एम्पलीट्यूड का सम क्लियरली से बराबर है, सीधे क्या हो जाएगी, ठीक। अगर ये वाला ज़्यादा होता है, ये वाला कम होता तो क्या होता है, इसमें से मान लो ठीक। मतलब डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि इनके बीच जो सुपर इम्पोजिशन है कौन क्या है, लार्जर है, इसका एम्पलीट्यूड आपका लार्जर है, उसके बेस पे हम लोग यहाँ से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ से जो एम्पलीट्यूड है, जो फर्स्ट और सेकेंड का एम्पलीट्यूड है, सबका सम करके वो बनाया गया है, सब करके बनाया गया,
भाई सेम फेज में है, जैसे आप जा रहे हो 40 की स्पीड से, 20 की स्पीड से, पीछे वाले ने आपको धक्का दिया तो जुड़ के 40 20 60 हो गया ना, और आप 40 से जा रहे थे, आगे से किसी ने 30 का स्पीड से बैक साइड में धक्का दे दिया तो घट जाएगा। मतलब एक ही फेज एक ही हाँ, सेम फेज में रहेगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक। अपोजिट फेज में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, समझ गए? वेव मतलब एक ही बनेगा, चाहे 3 वेव को सुपर इम्पोजिशन से, जिनके सुपर इम्पोजिशन से आप बना रहे हो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। जैसे हमने इसको दिखाया पहले वाले को, फर्स्ट और सेकंड वेव पे सुपर इम्पोजिशन कराया, इसके बीच में सुपर इम्पोज किया, ठीक। ऐसे मान लो कंबाइंड अगर फर्स्ट सेकंड में थर्ड ले लेते तो मान लो सेकंड और थर्ड का बराबर होता तो दोनों जुड़ जाए तो कैलकुलेशन क्या आ जाता है, बराबर आता है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वेव को इंडिविजुअली क्या किया, सुपर इम्पोज कराया, यहाँ पे फर्स्ट और किसको थर्ड को वेव क्या किया, सुपर इम्पोज कराया, ठीक है। किस किस के बीच में आप करा रहे हैं, हो रहा है, वो डिसाइड करेगा कितना रिजल्टेंट आपको वैल्यू क्या होगी, मिलेगी, ठीक है। चलिए अब देखो फेज एंड फेज डिफरेंस है, कुछ पॉइंट्स आप समझ लीजिए। देखो फेज क्या होता है बेटा, जो हमारे वेव्स हैं जिनका हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोपोगेशन या ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक। उन जो वेव्स हैं उनके बीच में फेज कितना, इनिशियली फेज डिफरेंस कितना, मतलब जब वो ऑरिजिन से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो दोनों सेम पॉइंट सेम डायरेक्शन में है या अलग अलग डायरेक्शन में है, उसके बेस में हम लोग फेज को डिसाइड करते हैं। तो कंडीशन आपका देखो फेज, द आर्गुमेंट ऑफ साइन और कोसाइन, साइन के टर्म में या कोसाइन के टर्म में, ठीक है। इन द एक्सप्रेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज डिफाइंड एज फेज। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेव का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लिखते हैं वाई कंटू ए साइन ओमेगा टी, साइन अगर हम लोग दिखाते हैं साइन के टर्म में तो लिखते हैं वाई कंटू ए साइन ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपका होता है, ठीक। वाई हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ए हो गया आपका एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा टी जो यहाँ पे आपका क्या हुआ, इनिशियल वेव मोशन की कंडीशन है, ठीक। अब यहाँ पे ओमेगा टी जो होता है वो फेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फेज कहलाएगा, ठीक है। मतलब जो थीटा बन रहा है हमारा क्या हो गया आपका फेज या इंस्टेंटेनियस, उसी को फेज कहते हैं, उसी को फेज या क्या कहेंगे आप, इंस्टेंटेनियस फेज कहेंगे। अब कंडीशन होता है जब फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो दो वेव के बीच में जो प्रोपोगेशन हो रहा है उनमें अगर दोनों का फेज सेम सेम है तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अगर दोनों के इनिशियल फेज कैसे हैं, सेम सेम है, तो बेटा फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर फेजेस आपके डिफरेंट हैं इनिशियल तो दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस होगा उसी को हम लोग फेज डिफरेंस कहेंगे, ठीक। जैसे मान लो सपोज दैट दो वेव आपको दिए गए हैं, एक के लिए डिस्प्लेसमेंट दिया गया है वाई कंटू ए साइन ओमेगा टी, वाई कंटू क्या दिया, ए साइन ओमेगा टी, मान लो फर्स्ट वेव का आपको क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया गया है, सेकंड वेव का आपका ऐसे वाई वन है, जैसे वाई टू ले लिया, इसके बाद में ए साइन ओमेगा टी प्लस कितना पाई, ओमेगा टी प्लस कितना है बेटा पाई, तो ये सेकंड वेव है। अब अगर इन दोनों के बीच में हमें फेज डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों के बीच में क्या निकालना, फेज डिफरेंस, तो ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे साइन ओमेगा की, यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई, फाई का फेज डिफरेंस, फाई का फाई आप कहेंगे इन दोनों का फेज डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे उधर माइनस करके लिख सकते हैं, इन दोनों को फेज डिफरेंस निकालेंगे बेटा, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फाई। फेज डिफरेंस की जो वैल्यू आपकी दोनों वेव्स के बीच में ये आपका हो गया कितना, फाई के बराबर आएगा। यानी फर्स्ट का और सेकंड के जो फेजेस हैं उनके डिफरेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, फेज डिफरेंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कोई वैल्यू भी हो सकती है, नंबर वैल्यू फाई की वैल्यू पाई बाई 4, पाई बाई 2, जो भी आपका कंडीशन कितना फेज उसमें है वो डिसाइड करेगा। बट उनके बीच का जो डिफरेंस इस इक्वेशन से मिल रहा है वो हमारा क्या है, फाई है। अब फाई की वैल्यू वो डिपेंड करेगा क्या आपका वेव इक्वेशन दिया गया है, वहाँ जो वैल्यू होगी उसको हम पुट कर लेंगे। वाई बराबर है साइन ओमेगा टी से, तो ये केस आपका हो गया। यहाँ पे फेज डिफरेंस इन दोनों वेव के जो हम लोगों ने लिखा है बेटा उसके बीच कितना है, फाई के बराबर है, ठीक। आगे आपका है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है बेटा, जो हमारा फेज डिफरेंस होता है, ठीक है, जो हमारा क्या है फेज डिफरेंस, देखो द डिफरेंस इन पाथ लेंथ, मतलब फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का जो पाथ की लेंथ का डिफरेंस है बिटवीन टू क्या वेव्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। बोला गया द डिफरेंस इन पाथ लेंथ, द डिफरेंस इन क्या, पाथ लेंथ ऑफ टू वेव्स मीटिंग एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे मीट करने वाले दो वेव की जो पाथ लेंथ में डिफरेंसेज आपकी होंगी उसी को नाम देते हैं बेटा क्या, पाथ डिफरेंस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो एक कंडीशन हो गया फेज डिफरेंस, दूसरा पाथ डिफरेंस। हेलो भैया अनवांटेड को बंद कराइए, आ जाइए आप लोग भी देखें। तो
उससे हम लोग क्या कह लेते हैं बेटा, पाथ डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक, अगर सर सेम फेज में सुपर इम्पोज कर रहा है तो दोनों का पाथ डिफरेंस जो होता है सेम होता है, जीरो, पाथ डिफरेंस जीरो। जीरो हो जाता है। और जैसे उस केस में पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। ठीक, अरे वहाँ पर देखो एफ और एल लिखा हुआ है, उसमें बस डाल कर दो, बाकी छोड़ दो। इधर से दूसरा और तीसरा आता है, इधर ही से पहला तीसरा। हाँ, हो गया। चलो, वहाँ पे एल एफ लिखा हुआ है, उतने 3 स्विच ऑन करना है। चलिए ठीक है, तो पाथ डिफरेंस फाइंड करते हैं बेटा, डेल्टा इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई इंटू पाई के बराबर होता है। जो पाथ डिफरेंस हम लोग लिखते हैं, समझेंगे टाइम के गाड़ी। ठीक, जो पाथ डिफरेंस हम इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते बेटा, डेल्टा इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस पाई। पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होता है, साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, और इसमें जो डिस्टेंस कवर करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग दिखाते हैं ओरिजिनल ले लिया, ये आपका T/4 है, कितना T/4, इससे बोला था T/2, इससे बोला था PT/4, क्या PT/4, और ये हो गया था एक साइकिल आपकी। जब मेन पोजीशन से आपको स्टेम तक वेव जाता है तो उसमें फेज डिफरेंस जो होता है वो पाई/, क्या लेते हैं, 2, 90 डिग्री। मेन से स्टेम पाई/2, स्टेम से मेन फिर पाई/2। ठीक, फिर मेन से निगेटिव में स्टेम फिर पाई/2, फिर आपका रिटर्न बैक कितना पाई/2, मतलब पूरा कंप्लीट घूम गया 2 पाई। कितना रोटेट हुआ, पूरा 2 पाई का रोटेशन होता है। तो यहाँ जब हम लोग पाथ डिफरेंस निकालते हैं तो लैम्डा अगर एक कंप्लीट फेज है तो 2 पाई का फेज डिफरेंस होगा भाई, कंप्लीट सर्किल पूरा किया तो कितना हुआ, 2 पाई। 2 पाई थीटा की जगह तो लैम्डा के बराबर फेज डिफरेंस, तो यहाँ से यहाँ का आपसे पाथ डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस हो गया। अगर आपका 2 पाई है, इसके टोटल फेज आपका उसमें डिफरेंस है। अगर 90 का है, कहाँ का है 90, मानो पाई/2 है, तो पाई/2 करोगे तो पाई कट जाएगा 2 to 4, यानी λ/4, देखो ये पूरा लैम्डा है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस आपकी होगी ये हमारा λ/4 ना 4, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना λ/4, आगे ये डिस्टेंस अपन ले लेंगे λ/4, लास्ट वाला भी हमारा कितना होगा 4, मतलब एक T4 कितना T/4 टाइम इंटरवल में, जो टाइम पीरियड केवल 4th टाइम में, उसके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है ये पाई/2 का होता है, और जो पाथ डिफरेंस लैम्डा की वैल्यू होती है ये λ/4 का होता है। ठीक, और टाइम डिफरेंस कराएंगे तो T कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लेते हैं, जो अगर आपको फेज डिफरेंस दिया गया है उसके बेस पे पाथ डिफरेंस कितना होगा। अगर फेज डिफरेंस क्या है गिवन है, उसके बेस पे, उस क्वेश्चन के बेस पे आपको पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर फेज डिफरेंस आपको नोन है तो उसके बेस पे क्या निकाल लेंगे आप, पाथ डिफरेंस की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हैं। हो जाएगा। तो ये कंडीशन होता है फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस क्या होंगे, कैसे होंगे, वहाँ से दिखा दें। तो रिलेशन हमारा बना पाथ डिफरेंस के लिए कितना, λ/2 पाई इंटू पाई। ठीक, पाई क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस। ठीक है, आगे होता है टाइम डिफरेंस करेंगे, तो टाइम डिफरेंस भी सेम पैटर्न, जैसे यहाँ पे हमने पाई किया, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा λ/2 पाई इंटू पाई। जब टाइम डिफरेंस निकालेंगे तो आपको समझाया ना,
जितने λ/4 होता है t/4, तो टाइम डिफरेंस पाथ डिफरेंस था, ऐसे ही बात है टाइम डिफरेंस। अगर टाइम डिफरेंस की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है, उस केस में आपका हो जाता है ये t/कितना 2π/5। रिलेशन सिमिलर है, यहाँ लैम्डा था, अरे भाई एक साइकिल कंप्लीट करने में लैम्डा डिस्टेंस कवर करता है, और एक वेव कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, t लगता है। तो जहाँ लैम्डा था वही क्या कर लिया, टाइम डिफरेंस के लिए t कर लिया, तो t/2π × 5 के बराबर हो गया। इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप क्या निकाल सकते हो, पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है और किसकी टाइम डिफरेंस से दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। पाथ डिफरेंस है क्या, टाइम डिफरेंस की वैल्यू उसके बेस पे क्या करते हैं आप कैलकुलेट कर लेते हैं, हो जाएगा जी। चलिए, तो ये तो कंडीशन हो गया, टाइम डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, आपको बेटा मिल गया है, एक बार थोड़ा सा घर से रीड करिए। कितने लोग रीड करके आए हैं, 1 2 का 4 समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अरे यार कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ तो अगर पढ़ते तो कुछ तो आता। ये 2 पेज पढ़ के आए थे, पहला पेज पूरा याद हो गया था, ये थोड़ा आप अगर पढ़ के आएंगे भैया तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा। अरे जो पहले से अच्छे थोड़ा पढ़ा होगा उसको ज़्यादा आ जाएगा, जो कम पढ़ा है तो उसको थोड़ा कम आएगा, जो एकदम नहीं पढ़ा उसको भी कुछ तो आएगा ही। ठीक, हाँ जी, खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए बेटा, हैं चलिए बता रहे हाँ कुछ भी नहीं, पीछे दौड़ा रही बेटा। चल अच्छा देख, कौन सा हाइगेंस ने क्या कहा था, लाइट ट्रेवल इन ए हाइपोथेटिकल मीडियम, इथेरियल मीडियम कहते हैं, लाइक उन्होंने ट्रीट किया है ईथर, और जो इथेरियल मीडियम होता है हाई इलास्टिक होती है और उसकी डेंसिटी वेरी क्या होती है, लेस। ये हाइगेंस ने अपने वेव थ्योरी में कहा था, जो कि गलत लाइट का जो प्रोपोगेशन होता है, ट्रेवल करता है, वो हाइपोथेटिकल एक इथेरियल मीडियम में होता है जो हाईली इलास्टिक एंड कैसा होता है, वेरी हैविंग वेरी लो डेंसिटी। दूसरा कहा ही प्रपोज दैट लाइट वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल नेचर, उन्होंने कहा कि लाइट वेव कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन होता है मीडियम पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में आपका क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक, आगे है लेटर आर इट, ठीक है, वी फाउंड दैट दे आर कैसा ट्रांसवर्स। ठीक है, बाद में ये ऑब्जर्व किया गया क्या होता है आपका, जो आपका लाइट वेव होते हैं वो ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल नेचर के नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस ने इसको एक्सप्लेन किया था। फिर उसका बहुत आज की डेट में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के बहुत वो नहीं है। और एक चीज़ और थोड़ा सा आप लोग बेटा लास्ट मोमेंट चल रहे हैं, गिने चुने उंगलियों के दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के, थोड़ा सा पैटर्न बदल लीजिए, मतलब कितने लोगों के पास अनसॉल्व्ड हैं, अनसॉल्व्ड तो 10 ईयर वाला जो आपका पेपर सेट होता है मोस्ट आप लोगों ने लिया है, बड़ी अच्छी बात है। ठीक, आप क्या करिएगा, रोज़ आप एक एक सेट उठाइए और एक फिक्स टाइम इंटरवल में, 3 घंटे नहीं 2.5 घंटे, 2.5 घंटे में उसको एक तरफ से लगा डालिए, जितना आपको लग पाता है, जितना भी लग पाता है, वो 50 क्वेश्चन लग रहा है, 100 क्वेश्चन लग रहा है, 150 क्वेश्चन लग रहा है, 20 क्वेश्चन लग रहा है, जो भी लग रहा है, टाइम फिक्स टू क्या 2 and 5 आवर्स। ठीक, मतलब 2.5 घंटे में आपको लगाना। रीज़न क्या है, आधे घंटे आपके टाइम जाते हैं वो 180 क्वेश्चन फिलिंग वगैरह में, वो क्वेश्चन लगाने को आपको नहीं मिलता एग्जाम में, तो आपको टाइम कितना लग रहा है, मिल रहा है 2.5 घंटे ही लगाने के लिए आपको मिलते हैं वहाँ पेपर सॉल्व करने के लिए। तो 2.5 घंटे में आप क्या करिए, उन 180 क्वेश्चन में जितने भी अटेम्प्ट हो पा रहे हैं किसी सेट उठाइए और स्टार्ट करिए लास्ट से, मतलब 2022 से बैक होइए। ठीक है, लगा डालिए और देखिए उसमें से कितने आपके लग रहे हैं, जहाँ नहीं लग रहा है उसको आप टिक कर दीजिए, मतलब टिक कर दीजिए, और उस 2.5 घंटे के बाद उन्हीं पोर्शन से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, उसको बुक या नोट से देख के एक बार क्लियर कर लीजिए। अगले टेस्ट में ठीक, फिर अगले बार उतना आपका इंप्रूव हो जाएगा, फिर अगले दिन लगाइए। ठीक, रोज़ एक सेट कंप्लीट करिए, और एक सेट कंप्लीट करेंगे तो आपको एग्जाम तक होते होते आपके कितने वो आए हुए कितना 200 × 10 2000 क्वेश्चन नंबर लग जाएंगे। मान लो आप पहले वाले में 180 क्वेश्चन ही आता था तो 1800 हो गया। 1800 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे जो 10 सालों में क्या है आपको पूछे गए, उससे आपके पास इतनी चीज़ें होंगी। एक तो पूछे जाने का परफेक्ट आइडिया कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, ठीक, दूसरा किस टाइप का पूछा जा रहा है। वैसे जब आपको पढ़ाया जाता है आपको बता ही दिया जाता है ऐसे ऐसे पूछा जाएगा, लेकिन जब आप अपने बेस पे करेंगे ना तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक, प्लस आपको जिस पोर्शन में प्रॉब्लम आ रही है
जिस पोर्शन में, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिस पोर्शन जो चैप्टर लगा रहे हैं क्वेश्चन, जिस वो क्वेश्चन जहाँ से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है, उसको फिर से दोबारा एक बार नोट्स या बुक से दोबारा कंसल्ट कर लीजिए। ठीक, ऐसे आप करेंगे ना तो आपके नंबर में एक बहुत क्या तेज़ी से इम्प्रूवमेंट होगा। अब एक एक यूनिट पढ़ के, एक यूनिट हम पढ़ेंगे, उसका दिन भर क्वेश्चन लगाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं देगा। ठीक, आप जब सेट लगाओगे तो पूरे सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके दिमाग में 2.5 घंटे में घूम जाएगा। ठीक, और वो जो आए हुए हैं वो तो क्लिक होंगे, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी आपको क्या होगा, दिमाग में एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो पूरा सिलेबस आपका 10 बार क्या करेगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और आज के डेट में अब हमारा नॉलेज नहीं बढ़ाना, अब हमें नंबर बढ़ाना है। क्या करना है आपको, मार्क्स बढ़ाने हैं, कितने मार्क्स हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। ठीक, तो अब आप इस तरह से पढ़िए। अब ये नहीं कि एक चैप्टर उठाया और उसको 50 क्वेश्चन हम बैठ के कर रहे हैं और फिर दिन भर एक चैप्टर में लगे हैं, नथिंग। ठीक, अब आपको इस तरह से करिए कि बार बार आपके फुल सिलेबस क्या करें, रिवाइज हो। ठीक है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप अंसाब की हेल्प लेंगे। ठीक, अंसाब की हेल्प लीजिए और बार बार उसको क्या करिए, रोज़ एक सेट इतना वो करिए कि हमें एक सेट करना है, वो भी 2.5 घंटे में ही करना है। भले से हमारा 20 हुआ, 100 हुआ, 50 हुआ, नथिंग, लेकिन हम करेंगे कितने टाइम में उसको, 2.5 घंटे में ही करेंगे। उस स्पीड से करेंगे जिस स्पीड से आप एग्ज़ाम हॉल में करते हैं। ये मानते हैं कि हम अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और उस 2.5 घंटे में हमें इसको सॉल्व करना है। उससे एक चीज़ और होगा, क्योंकि अभी अपने यहाँ जो टेस्ट हो रहे हैं वो यूनिट वाइज हुआ, अभी कंबाइंड होगा फिलहाल। ठीक है, लेकिन यूनिट वाइज टेस्ट में क्या हुआ, आपने 50 क्वेश्चन क्या 1 घंटे में किया। ठीक, लाइटली आपने ले लिया, जैसे किया तो जो भी किया। अभी क्या करेंगे, जब आप वो 180 क्वेश्चन को 2.5 घंटे में करेंगे आप, तो उस केस में वो 2.5 घंटे में हमें 180 क्वेश्चन करने के लिए क्या स्पीड होनी चाहिए और पूरे, ठीक है, और क्या क्या हमारे फॉल्ट हो रहे हैं, वो चीज़ें पूरा सिलेबस बार बार आपका क्या होगा, रिवाइज होगा। ठीक, तो आज के डेट का सबसे बेस्ट पैटर्न है, इन मोमेंट में जो भी आपके 10-15 दिन 16 दिन बचे हुए हैं, उसमें रोज़ एक सेट क्या करिए, लगा दीजिए। ठीक, और ऐसा टाइम कुछ डिसाइड करिए जब आपके सामने डिस्टर्बेंस ना हो, कि नहीं आधा घंटा बाद कोई बुला लिया तो भैया ये करना वो करना। वैसे भी आप पढ़ते हैं तो कोई बुलाता नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो घर पे कोई आपको ये नहीं करेगा भैया काम कराओ, अगर कोई बहुत इमरजेंसी नहीं आ गई तो, जैसे कोई इमरजेंसी आ गई तो बात अलग क्या है। बट अगर आप पढ़ रहे होंगे ईमानदारी से, और ये नहीं दिखाने वाला नहीं कि जब आपका टाइम होता है तो किताब कापी लेके बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर क्या घूम रहे हैं। ठीक, तो अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आपको कोई वर्क के लिए नहीं कहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने पैटर्न को बदल लीजिए, नंबर अभी क्या करेगा, आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है साहब लोग, और आप जितना ही टारगेट तक पहुँचेंगे, जितना उसके क्लोज पहुँचेंगे, जितना आप एम कर अटेंड कर लेंगे, उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। और जितना दूर रहेंगे उतना ही वो नेगेटिविटी शो करेगा। ठीक, आप जितना उसके पास, देखो 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट टाइम में आपका हो जाता है, आपने मेहनत किया, बहुत अच्छी बात है। ठीक, लेकिन अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 25 नंबर लेके बैठे हुए हैं। आप उससे क्लोज तक पहुँचिए, जितना मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। जितना गेन करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए वो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और जितना आप क्या करेंगे, दूर रहेंगे, उतना ही वो आपके लिए क्या होगा, डिमोटिवेट करेगा। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ तो आप उससे पढ़ डालिए, नहीं फिंगर टिप्स में लगा के छोड़ दो, दूसरा पढ़ डालिए, दूसरे कोई आपके सब्सिट्यूट हो उससे पढ़ डालिए, आपको सीट दी गई तो उससे पढ़ डालिए, होगा सर। इसमें शॉर्टकट कंडीशन है, कोई थोड़ा नहीं होगा, कहीं दूसरे टाइप में होगा। तो कहीं और चैप्टर में कहीं इधर इंक्लूड किया होगा, मिक्स कर दिया होगा, मिक्स किया होगा तो दोनों का साथ एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 10 पढ़ा है। देखिए आगे बेटा, तो थोड़ा सा इस समय चेंज कर लीजिए अपने पैटर्न को पढ़ने का। ठीक है, ठीक, बहुत ज़्यादा नंबर में अंतर आएंगे, मतलब अब आपका नंबर बढ़ाना है, नॉलेज जो साल भर बढ़ाना था आपने बढ़ा लिया। ठीक, अब ऐसा करिए कि हमारे क्या नंबर हो, आपके पास बहुत नॉलेज हो रही है, अगर एग्जाम में आपके नंबर नहीं आएंगे तो सामने वाला क्या कहेगा, दैट मीन्स आप नहीं पढ़े, और आपने नंबर गेन कर लिया। ठीक है, तो दैट मीन्स आप इम्प्रूव करते हो, दैट मीन्स हमने क्या किया है, पढ़ा हुआ है। ठीक, तो ऐसा कुछ करिए कि आपके मार्क्स इम्प्रूव हों। ठीक है, मार्क्स क्या हों, इम्प्रूव हों। हाँ बेटा,
MBBS के लिए 605। नर्सिंग के लिए तो बेटा क्वालिफाइंग पे मिल जाता है। क्वालिफाइड सर जी खाली फॉर्म भरे होगा। MBBS के लिए 600 प्लस 720 में 720 में से 600 प्लस। हाँ जनरल के लिए ही बोल रहे हैं। जनरल और OBC में बहुत अंतर नहीं कि 2-3 नंबर का अंतर आता है बेटा, ठीक है। हाँ अगर कैटेगरी में SC कैटेगरी में कोई बिलोंग करता है बच्चा तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आप ये मान के मत चलिए कि हम SC कैटेगरी से है कि जनरल से है। सब जनरल ही मान के चलिए, तब जाके कहीं आप अपने किसके लिए आप बात कर रहे हो? अच्छा डॉक्टर नहीं बनना है? डॉक्टर को पीछे घूमने के लिए था ना करना है? आप फॉर्म भर दिया आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, बेच जो रहा है उसको आप एग्जाम दीजिए, ठीक है। 100 नंबर 100 नंबर बेटा इसमें भी मेड बनती है, मेड कितनी जाती है उसकी डिफाइंड नहीं है। 100 नंबर क्योंकि नीट का भी पिछले साल से इन्होंने क्या किया है, पिछले साल से इन्होंने बाकी इंट्रेंस को किया, वहाँ पे केवल एलिजिबिलिटी मांगती है, बाकी फिर आपको मेड अलग से डिसाइड होती है। और जो MBBS वगैरह की है वो उसी के बेट पे हमारा बनता है। तो जो तो डिस्क्राइब जो होता है आपको पासिंग मार्क के लिए जो है मान के चलिए लगभग कितना जो एलिजिबिलिटी है कि मतलब आपको पास आउट होना चाहिए, कट ऑफ क्रॉस करना चाहिए, वो कभी 170 पे बनना, कभी 140 पे बनना, 130 पे बनना, अलग अलग वेरिएबल है। और कैटेगरी वाले जो है 95 और 97 पे बन जाता है। और सर जी ज़्यादातर लोग उसके बेसिस पे कराते भी नहीं हैं, जो लोग जहाँ पर सर्विस उसमें पता नहीं चल पाता ना, नर्सिंग का वो सब ऐसे हो जाता है, ठीक है। खाली पास आउट का आपका होना चाहिए, खाली फॉर्म भरे हो। नहीं फॉर्म भरे नहीं, बहुत भरने लगे बेटा वहाँ भी अब, ठीक। चलिए देखिए बेटा आगे हो गया, समझ गए इतना। देखिए पढ़ने का बेटा पैटर्न बदल दीजिए, आपके लिए 15 मिनट टाइम जो फिल किया गया है, ठीक है, वो नंबर बढ़ाइए। हाँ जी, अरे पहले इसको यार क्वेश्चन सर जी आपके पास स्लाइड होगा तो मतलब चैप्टर वाइज जैसे 2-3 पेज पे जो बनाए हैं टेस्ट का। तो इस समय टाइम बहुत बाउंडेड हो गया है, इस समय सुबह 7:30 से रात में 8:30 या 7:30-8 बज जाता है। हाँ चलो देखो, बोला कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ एंड इंटेंसिटी, ठीक। जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी है, ठीक है, वो उनके घर भेजा जाएगा, ठीक। वो डिपेंड करता है उससे किसमें कितना डिस्प्लेसमेंट है, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव कितना आपका क्या हो रहा है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, उसके बेस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं बेटा। अगर जैसे लिखा y इक्वल टू क्या, ये साइन ओमेगा y2 का मान है, ये साइन ओमेगा t प्लस कितना है 5। मान लो अगर इसको हमने A1 दे दिया, इसको हमने कितना दे दिया A2 दे दिया, अलग अलग एम्पलीट्यूड है, अलग अलग क्या है आपका एम्पलीट्यूड है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम वैल्यू दोनों के क्या होगा, सम के बराबर होगा, ठीक है। दोनों के क्या हो जाएगा आपका सम के बराबर। अगर उसके बेस में फेज है तो फेज डिफरेंस के बेस पे फिर हम लोग रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जब हम लोग निकालते हैं, जैसे वेक्टर क्वांटिटी को ऐड किया जाता है, सेम वेक्टर कॉन्स्टेंट यूज़ करके, जैसे वहाँ पे होता था वेक्टर A प्लस वेक्टर B, आप करते थे तो √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा लिखते थे ना। ऐसे दो अगर वेव्स हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस बेटा पाई है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए √ क्या A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 cos phi के बराबर होता है। अगर phi की वैल्यू 0 हो गई तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 के बराबर होगा, ठीक। अगर 180 हो गया तो A1 माइनस A2 के बराबर हो गया। किसी अगर 90 है तो √A1² प्लस A2² हो जाएगा। अगर आपका क्या अदर देन दिस है तो वही फार्मूला जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए क्या करेंगे, लिख लेंगे। रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आपका होगा उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए उससे जैसे वेक्टर हम लोग क्या करेंगे, सब कर देते हैं वैसे रिजल्टेंट निकालेंगे। A की वैल्यू हो जाएगी A1 cos phi A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 क्या होता है आपका cos phi के बराबर होता है। A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 cos phi। अब दूसरी चीज़ होती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, याद रखेंगे वेव की जो इंटेंसिटी होती है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A² के होता है। इंटेंसिटी जो होती है वेव की वो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है A², यानी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है।
तब उस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ से रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे तो आपने कंडीशन क्या बनेगी, जैसे आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड करेंगे तो यहाँ से करेंगे इसका पूरे का स्क्वायर कर दो, पूरे का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये आएगा बेटा ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस कितना A2 स्क्वायर A1 A2 cos पाई होगा। A1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे I1, A2 की जगह पे लिख देंगे क्या I2, A1 A2 की जगह पे रूट I1 इंटू रूट I2, रूट I1 इंटू रूट I2। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये रिजल्टेंट हमारा I हो गया और इसकी जगह पे क्या मिलेगा I1 I2 प्लस 2। A1 की जगह पे A स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके अंदर I1 इंटू कितना I2 इंटू cos पाई बाहर है रूट के बेटा, रूट के अंदर केवल क्या है आपका I1 I2 है, रूट के बाहर आपका क्या है cos पाई है। ठीक, इन दोनों को बाहर क्यों कर दिया, इनका नहीं रिजल्टेंट वेक्टर सम, इनका आई का वेक्टर सम नहीं होगा किसका? अच्छा हाँ ठीक, ये भाई आई का आई ही तो डिपेंड कर रहा है कि आई स्क्वायर के जी सर, जहाँ तक वो वही तो हमारा कंसीडर किया जाएगा। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं बेटा क्या होगा। ठीक है, कैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं हम लोग, कैसे फाइंड करेंगे। अब इसमें आता है बेटा कि अगर दो वेव हैं वो प्रोपोगेशन हो रहा है, अभी हम पढ़ लीजिए इंटरफेरेंस, तो उसके बाद दोनों के बेस पे क्वेश्चन ही करा देंगे। ठीक है, दूसरा बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब ठीक इंटरफेरेंस में बोला जाता है व्हेन दो टू वेव्स, व्हेन कैन टू वेव्स ऑफ एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी। जब इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो दोनों वेव जो प्रोपेगेट होना है बेटा वो सेम फ्रीक्वेंसी के होने चाहिए। तो बोला जाता है व्हेन टू वेव्स ऑफ एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवल इन ए मीडियम, ट्रैवल इन ए मीडियम। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, अगर किसी मीडियम में सेम डायरेक्शन में बेटा दो वेव क्या सेम फ्रीक्वेंसी वाले ट्रैवल कर रहे हैं साथ साथ साइमल्टेनियसली, देन ड्यू टू देयर सुपर इम्पोजिशन, ड्यू टू देयर सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, एट सम पॉइंट्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, उनके कुछ पॉइंट पे जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो क्या होगी मैक्सिमम, वाइल एट सम अदर पॉइंट्स इंटेंसिटी विल बी मिनिमम। कुछ पॉइंट पे बेटा इंटेंसिटी जो होती है वो हमारी मैक्सिमम हो जाती है बेटा, कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी हमारी मिनिमम होगी। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, इसी को कहा जाता है इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। जैसे कहते हैं आप हमारे बीच में इंटरफियर मत करिए, मतलब कम ज़्यादा हो रहा तो कहीं छेड़खानी हाँ की गई भाई उसी वजह से तो हो रही है। जैसे मान लें हम दो लोग जा रहे हैं, दोनों मान लो दो लोग आप बैठे हुए, दोनों लोग कोऑपरेटिव नेचर के हैं तो फ़ायदा होगा, और डिस्ट्रक्टिव नेचर के होंगे तो आपका पेन में तोड़ देंगे, कपिए फाड़ देंगे, दोनों होगा। ठीक, तो कंडीशन हमारा नेचर कैसा है, दोनों सपोर्टिव हैं तो बढ़ेगा, दोनों कैसे हैं डिस्ट्रक्टिव माइंड के हैं तो क्या करेगा घटेगा। आधा समाज की बर्बादी क्यों होती है, एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट, एक दूसरे को क्या करता है डिस्टर्ब करता है। भाई अगर हम आपका सपोर्ट नहीं कर पाते तो कम से कम अपोज ना करें, आप जो कर रहे हैं आप करिए, हम जो कर रहे हैं हम करें, पता लगा आप अच्छा करने लगे हम पकड़ के क्या, हाँ ठीक। तो आधा तो प्रॉब्लम कहाँ से आती है, निगेटिविटी से आती है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इंटरफेरेंस समझ गया बेटा, मतलब दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी के अगर साइमल्टेनियसली सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इंटेंसिटी क्या करती है इंक्रीज कर जाएगी, और कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी आपकी डिक्रीज कर जाएगी ड्यू टू सुपरपोजिशन। ठीक, सुपरपोजिशन की वजह से कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी बढ़ेगी, कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी घटेगी। इसी फेनोमेना को कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, हो जाएगा। दिस फेनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ क्या लाइट, तो उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब कंडीशन क्या होता है, जो इंटरफेरेंस होता है उसे दो कैटेगरी बांट लेते हैं, वन इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अदर इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, अगर जो आपके वेव इंटरफेयर कर रहे हैं जिनके बीच में सुपर इम्पोजिशन हो रहा है वो सेम फेज में हो, कैसे हो सेम फेज में हो, या फेज डिफरेंस 2 पाई का n टाइम्स हो, मतलब कितने का 2 पाई इंटू एन, एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी आप जीरो ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो फेज है या तो जीरो हो या तो 2 पाई का होल इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक, उस कंडीशन में आपका वहाँ पर जो इंटरफेरेंस होता है उसे कहते हैं बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्शन मतलब बढ़ाना होता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उस केस में इंटेंसिटी जो होती है हमारी ऑलवेज इंक्रीज करती है। जब सेम फेज में होंगे तो इंटेंसिटी क्या करती है आपकी इंक्रीज करती है। तो उस कंडीशन में आई की वैल्यू जो होती है रिजल्टेंटली बढ़ती है, क्या I1 प्लस I2 रूट 2 I1 I2 के क्या मिलता है आपका बराबर मिलता है। अगर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, एम्पलीट्यूड A1 और A2 है, तो उस केस में आपका जो वैल्यू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा A1 प्लस A2 का क्या मिलेगा बराबर मिलेगा, और इंटेंसिटी जो मिलेगी मैक्सिमम वो I1 प्लस I2 प्लस I1 I2 के बराबर मिलता है। ठीक, समझ जाएंगे।
सेम फेज में होगा बेटा तो दोनों का नेट एम्पलीट्यूड जुड़ जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। और उस केस में चूंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर के होता है, तो उस केस में आप जो लिखेंगे मैक्सिमम क्या है इंटेंसिटी आप ऑब्टेन करेंगे, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 के क्या होते हैं, बराबर होता है। दूसरा आपका कंडीशन, इसी को हम लोग I1 प्लस I2 रूट 2 I1 I2 के लिख सकते हैं, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर I1 और I2 बराबर होते हैं तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है बेटा वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, वहाँ 2I0 लिख दिया गलती से, उसको कर लीजिएगा 4I0। एक पेन लीजिएगा, पेन। इंटेंसिटी जो होती है जब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अगर एक वेव की जो इंटेंसिटी है वो I0 है तो किसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होती है उसका 4 टाइम्स हो जाता है। कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, हो गया। हाँ 4 होगा सर। आगे लिखेंगे डिस्ट्रक्टिव में। देख लीजिए डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, अगर आपका जो बेटा दो वेव्स हैं जिनका प्रोपोगेशन हो रहा है, जिनके बीच में इंटरफेरेंस आपकी हो रही है, वो अगर दोनों अपोजिट फेज में, अपोजिट फेज का मतलब होता है उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री है, या कह लो 2n प्लस 1 इंटू पाई का होल इंटीग्रल के बराबर है। 2n इंटू पाई के क्या होल इंटीग्रल के अगर बराबर है तो उस केस में आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी की वैल्यू मिनिमम होगी यानी डिक्रीज करेगी, और जो डिक्रीजमेंट होगा जैसे आपने लिखा था जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो आई की वैल्यू मैक्सिमम में मिली, और आई वैल्यू की वैल्यू हमने लिखा I1 प्लस कितना, I2 प्लस रूट 2 I1 I2 क्या है, बराबर होगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन थी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 में क्या था, बराबर होगा। तो यहाँ से तो कंस्ट्रक्टिव की लोडिंग कहानी करते, ठीक। अब बोला जाए तो दोनों के अगर बराबर होंगे तो आई मैक्सिमम की वैल्यू 4I0 क्या हो जाता है, बराबर। अगर कंडीशन हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे, इसमें डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो बेटा फेज डिफरेंस पाई की वैल्यू जो होती है वो पाई 180 R का इसका मल्टीपल के बराबर होगा। इंटीग्रल मल्टीपल के क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो वहाँ से निकाल लेते हैं आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। अब अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बेटा दोनों एम्पलीट्यूड के डिफरेंस से क्या हो जाएगा, A1 डिफरेंस A2 के बराबर होगा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है उन दोनों के डिफरेंस से क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में हैं। दोनों कैसे हैं, अपोजिट फेज में हैं। तो उस केस में A1 डिफरेंस A2 के बराबर होगा। ये कहानी होती है हमारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। किससे कहानी होती है आपकी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी होती है, ठीक। दूसरा केस, इस केस में जो एम्पलीट्यूड होगा वो मिनिमम आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड जो होगा बेटा वो मिनिमम मिलेगा। और जब मिनिमम मिलेगा तो आई मिनिमम की जो वैल्यू होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो आता है I1 प्लस I2 माइनस रूट 2I1 I2, माइनस रूट क्या 2I1 I2 में क्या हो जाता है आपका, बराबर हो जाता है। ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट कितना I1 इंटू I2, ठीक। और यही अगर I1 I2 की वैल्यू I0 के बराबर होता है तो उस केस में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी 0 हो जाती है। क्या हो जाएगी, मिनिमम जो वैल्यू होगी कितनी हो जाती है आपकी, 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से दिखा देते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में क्या कंडीशन बनेगी, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दूसरा चीज़ पूछा जाता है इस पर, I0 मतलब अगर दोनों के एम्पलीट्यूड को I0 मान लिया जाए, I1 और I2 को I0 मान लिया जाए तो I0 दोनों बराबर हो गए। तो दोनों का जब डिस्ट्रक्टिव आप इंटरफेरेंस कराएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट 0 आ जाता है, हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ और बनता हुआ जल्दी से देख लीजिए, जो पूछा जाता है आपको खूब इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इधर क्या इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एक बार उस पर क्वेश्चन काट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो कई बार पूछा जाता है। आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम का क्या रेशियो क्या होगा, तो जब आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो निकालते हैं, अगर दोनों की इंटेंसिटी दी गई है, दोनों की क्या दी गई इंटेंसिटी, तब आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम का जो रेशियो होता है अंदर I1 प्लस रूट I2 का क्या होल स्क्वायर अपान अंदर रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। एक रिलेशन ये होता है जब दोनों के इंटेंसिटी इंडिविजुअली दी गई है। तो अगर हम लोग का दूसरा रिलेशन देखो आपको बनता है, उसी में आपको दिया गया होगा रूट I1 अपान I2 प्लस 1 अपान रूट I1 अपान I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा रिलेट करते हैं रूट I1 अपान I2 क्या प्लस 1 अपान रूट I1 अपान I2 माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर। पूरे के स्क्वायर का समझ जाएंगे ना, ठीक। रूट I1 अपान I2
रूट क्या लिखा I1/I2 +1 प्लस रूट में नहीं है, ध्यान रखिएगा। और नीचे हो गया रूट I1/I2 -1, इस पूरे का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर। और तीसरा जब एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखते हैं तो एम्पलीट्यूड I मैक्सिमम के टर्म में लिखेंगे तो I मैक्सिमम/I मिनिमम की वैल्यू होगी I मैक्सिमम/I मिनिमम A1 + A2 मैक्सिमम का होगा। जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था तो वैल्यू हमारी मैक्सिमम मिली थी, तो I1 + I2 की जगह हो गया A1 + A2 का होल स्क्वायर होगा A1 - A2 का होल स्क्वायर क्या होगा A1 + A2 का होल स्क्वायर अपन A1 - A2 का होल स्क्वायर। उसी को हम दूसरे पैटर्न पे लिख सकते हैं A1/A2 + 1 अपन A1/A2 - 1 का होल स्क्वायर। इसी को हम दूसरे जैसे यहाँ पे लिखा गया तो आएगा A1/A2 + 1 अपन A1/A2 - 1। हम लोग इस वाले फार्मूले में कहाँ यूज करेंगे, कभी कभी रेशियो दे देता है, क्या कहता है वैल्यू दिया है तो इस फार्मूले का यूज कर लीजिएगा। अगर रेशियो दिया रहेगा तो इस फार्मूले का यूज करके क्या I मैक्सिमम I मिनिमम का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब इतना कर लीजिएगा सर। आगे फिर जो बचा हुआ है अब नेक्स्ट पीरियड में आपको करा दिया जाएगा। सर जी ये कैंसिल नहीं होगा, हमको वैल्यू रखनी पड़ेगी तब वैल्यू रख के तब पता चलेगा। क्या करें, इन पर सर डिजिट रख के तब पता चलेगा। हाँ डिजिट आप रख दीजिए, जो डाटा दिया रहेगा उसको आप क्या करिए वहाँ से सब्स्टिट्यूट करके निकाल लीजिए, हो जाएगा। जी एक क्वेश्चन लिख लीजिए, बोलिए सर। इसी वक्त आपको एम्पलीट्यूड दिया है A1 की वैल्यू A1 की जो वैल्यू दी गई बेटा A1 = 4 और A2 = कितना 3। आपको फाइंड करना है I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो। I मैक्सिमम और I मिनिमम कई बार सब किया गया है इस टाइप का। ठीक, तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो देखो A1 + A2 यानी 4 + 3 4 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 + 3 7 स्क्वायर 49, 4 - 3 1 स्क्वायर 1, यानी रेशियो I मैक्सिमम 49 ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आपको पूछे गए। चलिए इतना कर लीजिए, तो नेक्स्ट पीरियड में थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, बट थोड़ा सा पढ़ने के तरीके को भैया इस समय बदल दीजिए। सभी लोग अनसॉल्व ले लीजिए, रोज़ एक चैप्टर डालिए। ठीक, इसको ठीक है।